हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम द बिग बुल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बिग बुल फिल्म हर्षद मेहता की कहानी से प्रेरित है। कहानी की शुरुआत 2020 में मुंबई से होती है, जहां मीरा राव प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत शाह की स्टोरी बता रही होती है। ये कहानी 1987 की होती है, जहाँ इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी के साथ जाता है। देश में जमींदारी सिस्टम को सुलझा दिया गया था, फिर गरीबी हटाओ में प्राइवेट बैंक से प्राइवेट हटाया गया और उसे नेशनलाइज कर दिया गया। मीडिया के साथ साथ न्यूज़पेपर वाले भी कहने लगे थे कि इंडिया अब बैंकरप्ट होने की कगार पर है और फॉरेन रिजर्व्स भी खत्म होने को है, जिससे सरकार को छुप के आरबीआई का सोना बेचना पड़ता है। अब जब धीरे धीरे इकोनॉमी खुलने लगता है, तब गुजरात के एक छोटे से शहर में कलर का जॉब कर रहा है हेमंत को अपनी लाइफ का सबसे पहला टिप मिलता है और उसकी सोच उसके अमीर होने से पहले ही अमीर होने लगती है और ये टिप उसकी पूरी लाइफ बदल देती है। एक दिन उसके ऑफिस में एक आदमी उसे बताता है कि उसे एक लॉटरी लगा है स्टॉक मार्केट का। कुछ दिन पहले उसे एक ब्रोकर से बहुत बड़ी टिप मिली थी कि बॉम्बे टेक्सटाइल नाम की एक कंपनी आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छी फाइनेंशियल रिजल्ट देने वाली है, जिससे आने वाले कुछ दिनों में उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। इसलिए वो आदमी उस कंपनी की 20,000 शेयर्स खरीद लेता है, जिससे उसे 5,20,000 का फायदा होने वाला है। ये सुनकर हेमंत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना पैसा नहीं कमाया था और वो बॉम्बे टेक्सटाइल की पूरी रिपोर्ट निकालने लगता है। हेमंत एक छोटे से मोहल्ले में अपने माँ और अपने भाई वीरेन के साथ रहता था। हेमंत उसी मोहल्ले में रहने वाले प्रिया नाम की एक लड़की को पसंद भी किया करता था। एक दिन कुछ आदमी उनके घर आकर के वीरेन को मारने लगते हैं, क्योंकि वीरेन उनसे 1.5 लाख रुपए उधार लेकर के स्टॉक मार्केट में डुबा दिया था। तब हेमंत आकर उन्हें रोकता है और वो कहता है कि वो उनका पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ चुकाएगा। इसके बाद वो अपने माँ के जेवर गिरवी रख के उनसे कुछ पैसा उधार लाके बॉम्बे टेक्सटाइल के 5,000 शेयर्स खरीद लेता है। 2-3 दिनों में उस ब्रोकर की कही हुई बातें सच होती है और शेयर्स की वैल्यू बढ़ने लगती है, जिससे हेमंत को 2 हफ्ते में 3 लाख का प्रॉफिट होता है, जिसे उसने अपने 3 साल की जॉब में भी नहीं कमा पाया था। इससे उसे तेजी से पैसा कमाने का एक रास्ता दिख जाता है और वो अब एक स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता था। वो अपने भाई वीरेन के साथ मिलकर अलग अलग स्टॉक ब्रोकर के लिए काम करने लगता है। वो अलग अलग कंपनी के प्रॉफिट और लॉसेस के टिप्स को ब्रोकर को दिया करता था, जिसके बदले में उसे कमीशन मिलता था। ऐसे ही धीरे धीरे हेमंत अपने पास 10 लाख रुपए जमा कर लेता है और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर के मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है। अब जब हेमंत खुद एक ब्रोकर बन चुका था, इसलिए वो अपने भाई के साथ मिलकर अपना एक ऑफिस खोलता है। एक दिन वो नेशनल बैंक के सिक्योरिटीज एंड ट्रेडिंग के हेड वेंकटेश्वर से मिलने चाहते हैं, जहां वेंकटेश्वर उन्हें बताते हैं कि बैंक में अब एक नया नियम निकला है कि जितने भी बैंक का सरप्लस फंड होता है वो दूसरे बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वे अब ट्रांजैक्शन ओनली ब्रोकर के थ्रू ही कर सकते हैं। मतलब जो बैंक अब लोन देगा वो एक चेक ब्रोकर के नाम पर इशू करेगा, जिसको ब्रोकर को जाकर बोरर बैंक में जमा देना होगा। 2 हफ्तों के बाद जब बोरर बैंक अपना पैसा लौटाएगा तो वे ब्रोकर के अकाउंट में ही पैसा लौटाएंगे और ब्रोकर अपने अकाउंट से पैसा लेंडर बैंक में जमा करेगा, इसके बदले में उसे कमीशन मिलेगा। ये सब सुनकर हेमंत को एक आइडिया आता है कि बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट और रिकंसिलिएशन में थोड़ा टाइम लगता है, जिस वजह से हेमंत के पास वो पैसा कुछ समय के लिए मौजूद रहेगा। हेमंत इसी का फायदा उठाकर इन्हीं पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा देता है और इससे बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। हेमंत को पता था कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, मगर स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी और तेज दिमाग होने के कारण हेमंत जल्दी स्टॉक मार्केट की सारी वैल्यू को समझ जाता है। हेमंत को रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अलग अलग बैंक के ऑफिसर्स के साथ कांटेक्ट करता है और उन्हें पैसे खिला के उनसे फेक BR इशू करवाता है, जिसे वो लिंडर बैंक में देकर उनसे पैसा लेता है और उसी पैसे को वो स्टॉक मार्केट में लगा के प्रॉफिट कमाना शुरू करता है। 2 हफ्ते के बाद वो लिंडर बैंक को अपना पैसा लौटाता है और वो उसी फेक BR को अपने पास रख लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे हेमंत बैंक का पैसा यूज करके स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस मैनिपुलेट करता है और स्टॉक को हाई वैल्यू में पहुंचा देता है। वो अब ऐसी कंपनी से कांटेक्ट किया करता था जिसकी शेयर्स की वैल्यू बहुत ही कम होती थी और अपना पैसा यूज करके वो शेयर्स की वैल्यू को बढ़ा देता था, जिससे उसके साथ साथ उस कंपनी को भी फायदा होता था। ऐसे ही हेमंत NCC नाम की एक सीमेंट कंपनी के शेयर्स जिसकी वैल्यू 200 रुपए की थी, उसे कुछ ही महीनों में 9,000 तक पहुंचा देता है। बैंक से मिला पैसा हेमंत हर बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता गया, जिससे शेयर्स के प्राइस बढ़ने लगे और स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। ये देखकर ज्यादा मात्रा में लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ने लगे और शेयर्स की वैल्यू बढ़ती गई। इससे होता ये है कि हेमंत अनगिनत पैसे कमा लेता है और उसका नाम पूरे देश में छाने लगता है। न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह उसके चर्चे हो रहे होते हैं। लोग भी हेमंत को पसंद कर रहे थे, क्योंकि उसकी एक टिप से पैसा डबल हो जाता था।
उधर प्रिया के पिता प्रिया की शादी हेमंत से कराने को राजी नहीं होते हैं क्योंकि वो एक ब्रोकर था, पर हेमंत पैसा दिखाकर उन्हें राजी कर लेता है और उसकी और उसके भाई की शादी एक साथ हो जाती है। जिसके बाद हेमंत को दिल्ली से एक मिनिस्टर की बेटी का कॉल आता है जिसका नाम होता है संजीव और उसे मिलने के लिए वो दिल्ली बुलाता है। हेमंत अपनी पत्नी प्रिया के साथ दिल्ली चला जाता है। वहाँ संजीव हेमंत से कहता है कि उसकी एक टेलीकॉम कंपनी है और जैसे ही हेमंत ने बाकी कंपनियों की मदद की है वैसे उसे भी अपनी कंपनी के लिए मदद चाहिए। हेमंत इसके लिए मान जाता है पर बदले में वो पॉलिटिक्स सपोर्ट मांगता है ताकि अगर कभी भी उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिले। सब सही चल रहा होता है मगर हेमंत का ईगो और पैसा कमाने का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो इंडिया का पहला अरबपति बनना चाहता था। ये सब के बीच में टाइम्स इंडिया नाम के एक न्यूज़पेपर की रिपोर्टर मीरा राव को हेमंत शाह की स्टोरी के बारे में पता चलती है। वो उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करती है मगर उसे ये समझ में नहीं आता है कि हेमंत को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से मिल रहा था। इसलिए वो उसके नाम से कुछ आर्टिकल्स छापने लगती है जैसे कि हेमंत को फंड अंडरवर्ल्ड से मिल रहा है, जिससे पढ़ के हेमंत उसे कांटेक्ट करता है और एक इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाता है। इंटरव्यू के दौरान मीरा हेमंत से फंड के बारे में पूछती है मगर हेमंत चालाकी से देश के नए फ्यूचर की उम्मीद दिखाकर मीरा के पॉइंट को अवॉइड कर देता है। इसी बीच हेमंत के ऑफिस में सीबीआई की रेड पड़ जाती है क्योंकि उन्हें भी फंड का कोई सोर्सेस नहीं मिल रहा था मगर वीरेन उन्हें भी रिश्वत देकर के चुप करा देता है। इसके बाद हेमंत बैंक के बीच में पैसों को ऐसे अदला बदली कर देता है कि एक बैंक को नहीं पता होता है कि वो किस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरे बैंक को भी ये नहीं पता होता है कि वो किस बैंक से पैसा ले रहा है। वैसे ही एक दिन हेमंत जब अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए बाहर जाता है तब उसे एनबीआई बैंक से वेंकटेश्वर का कॉल आता है। वो कहता है कि बैंक को पता चल गया है कि उसका पैसा मिसिंग है और 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 565 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। उसे किसी तरह से जल्द पैसे लौटाने होंगे नहीं तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हेमंत को समझ नहीं आ रहा था कि सारी चीजें इतनी सिस्टमेटिकली करने के बाद भी बैंक को कैसे पता चल गया है। मतलब हो ना हो उसके ऑफिस या उसके आसपास कोई तो है जो उसका सारा इंफॉर्मेशन लिंक कर रहा है। वैसे ही एक दिन मीरा जब ट्रेन से जा रही होती है तब एक लड़की उसे एक एनवेलप देकर के चली जाती है जिसके अंदर उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टिप होता है। वो था वेंकटेश्वर जिसने बैंक के सारे घोटाले में हेमंत की मदद की थी। मीरा को अब समझ में आ गया था कि ये आदमी ही हेमंत की तिजोरी की चाबी है। इतना ही नहीं उसे ये भी पता चल जाता है कि एनबीआई बैंक से 565 करोड़ गायब है। ये सब जानने के बाद मीरा वेंकटेश्वर के घर जाती है जहाँ वेंकटेश्वर अपना सामान पैक कर रहा होता है वहाँ से भागने के लिए। जब तक मीरा वहाँ आ जाती है वो खुद को बैंक का वकील बताती है और उसे सारी बातें बताने को कहती है ताकि वो उसकी मदद कर पाए। वेंकटेश्वर कहता है कि हेमंत बैंकिंग सिस्टम की वीकनेस का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है। वो बताता है कि एक बैंक लोन देता था दूसरे बैंक को हेमंत के थ्रू और जब पैसा लौटाने का टाइम आता था तो हेमंत तीसरे बैंक से लोन लेकर के दूसरे बैंक को देता था और फिर चौथे बैंक से लोन लेकर के तीसरे बैंक को दिया करता था। इसी तरह हेमंत पैसों को बैंकों के बीच में घुमाया करता था। पर यह गलत नहीं था कि वो बस पैसों को घुमाया करता था बल्कि वो सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता था और शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज करके उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाता था जो कि पूरी तरह से इलीगल है। ये सब कुछ 1 लाख से शुरू हुआ था मगर उसका लालच धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि अभी उसे 565 करोड़ बैंक को लौटाना बाकी है। अब मीरा ये सब इंफॉर्मेशन लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करती है और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेमंत के सारे राज खोल देती है। इससे पूरे देश में हलचल मच जाती है। जो लोग हेमंत को हीरो मान रहे थे वे हेमंत का पुतला जलाने लगते हैं। इन सभी से बचने के लिए हेमंत संजीव को कॉल लगाता है पर वो भी एन मौके पर धोखा दे देता है। उसका असिस्टेंट ये कह करके कॉल कट कर देता है कि अभी वो अब्रॉड में है। जिसके बाद हेमंत मीरा को बुलाकर उसे धमकाता है कि जिसने भी उसे ये सब इंफॉर्मेशन दिया है वो बस उसका नाम बताए, पर मीरा उसे कुछ नहीं बताती है। अगले दिन सीबीआई हेमंत के घर और ऑफिस में रेड कर देती है और छानबीन के दौरान उन्हें काफी सारे इंफॉर्मेशन ऐसे मिलते हैं जो लोगों के होश उड़ा देते हैं। सारे हिसाब करने के बाद ये पता चलता है कि हेमंत ने 5000 करोड़ का घोटाला किया है। अब हेमंत और उसके भाई को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। ये केस 111 दिनों तक चलता है। इसके दौरान 70 अलग अलग ऑफिसर्स उनसे पूछताछ करते हैं मगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। जिसके बाद उसे बेल मिल जाती है। जेल से बाहर आते ही हेमंत सिटी के सबसे बड़े वकील से मिलने जाता है जिसका नाम होता है अशोक मिर्चंदानी। हेमंत उन्हें समझाता है कि उसने कोई भी घोटाला नहीं किया है, उसने बस सिस्टम के लूपहोल्स का फायदा उठाया है और इसी के थ्रू उसने पैसा कमाया है और पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है।
वो सिर्फ अकेला ही नहीं, उसके थ्रू साधारण आदमी के साथ साथ पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियल्स, बिजनेसमैन सब पैसा कमाए हैं। और जब वो आज पकड़ाया गया है तो सब लोग मिलके उसे सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद वो अशोक को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद अशोक कहता है कि अगर तुम ये सब बात कैमरा के सामने बोल दोगे तो ये अभी का सबसे बड़ा खुलासा होगा। जिसके बाद वे लोग ताज होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। मीटिंग से पहले कुछ पॉलिटिशियन, सीबीआई उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर हेमंत किसी की भी नहीं सुनता है। प्रेस के सामने अशोक कहता है कि 1 नवंबर 1991 में संजीव ने हेमंत को कॉल करके उससे 1 करोड़ रुपए अरेंज करने के लिए कहा था। हेमंत ने बैंक से 52 लाख रुपए विड्रॉ किया था और अपने से बाकी पैसे मिला के वो दिल्ली पहुंचा था। फिर अशोक ये भी बताता है कि ये पैसा किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद प्राइम मिनिस्टर के लिए रिश्वत था। प्राइम मिनिस्टर को भी ये पता था कि हेमंत क्या कर रहा है और वो भी चुप रहा। इसका मतलब तो यही है ना कि देश का प्राइम मिनिस्टर भी इस स्कैम में शामिल है। ये जानने के बाद पूरे देश के लोग भड़क जाते हैं और रास्ते पर उतर आते हैं। पार्लियामेंट में भी अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देने के लिए कहते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर अपने पॉलिटिक्स पावर का यूज करके हेमंत के द्वारा लगाए गए सभी आरोप को झूठा साबित कर देता है। जिसके बाद हेमंत के ऊपर कुल मिलाकर 27 झूठे केस फाइल किए जाते हैं, जिसमें नार्कोटिक्स भी शामिल होता है, जिसके बारे में हेमंत को भी नहीं पता था। वहीं दूसरी ओर हेमंत का भाई वीरेन उसे बताता है कि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, जिसने मीरा को सारी इन्फॉर्मेशन दिया था। वो अपने बड़े भाई के ईगो और लालच से इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो उसे रोकने के लिए मीरा की हेल्प लिया था, मगर मीरा ने उसकी मदद करने के बजाय उस पर एक आर्टिकल ही छाप दी थी। उसी दिन हेमंत मीरा को मिलने के लिए बुलाता है और वो उसके ऊपर एक बुक लिखने को कहता है। वो चाहता था कि लोगों को भी उसकी स्टोरी के बारे में पता चले कि उसने कोई भी घोटाला नहीं किया था, बल्कि वो एक नया और डेवलप भारत का सपना देखा था। फिर उसके बाद उसे 5 साल की सजा हो जाती है, जिसके दौरान पॉलिटिशियंस अपना पावर यूज करके हेमंत को जेल में ही मार देते हैं और उसे हार्ट अटैक साबित कर देते हैं। जिसके बाद मीरा ने हेमंत पर एक स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था द बिग बुल। ये वही कहानी है जिसकी पूरी स्टोरी मीरा ने सुनाई है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, द बिग बुल मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।